कुछ जरासीम हमारे जिस्म में भी रह रहे होते हैं, ठीक है, इन हारमोनी विद आवर बॉडी। लेकिन जब हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो तब हम पे वो हमलावर हो जाते हैं। कैसे एक डॉक्टर तयन करता है कि इसके कौन से फेफड़े में नमूनिया हुआ है और फेफड़े की कौन सी जगह पर हुआ है? कि जो नमूनिया खाली है वो तो आप एंटीबायोटिक, अगर मौजू एंटीबायोटिक है वो देंगे तो उससे बेहतर हो जाएगी। रेस्पिरेटरी फेलियर है और फिर यही जरासीम खून के ज़रिए जिस्म के बाकी हिस्सों को जाकर मुतासर फैला देता है। आपके जोड़ों में कर सकते हैं और उनका काम है तशखीस भी करना और आगे भी आपकी रहनुमाई करना कि अगर वो इलाज कर सकते हैं, नहीं तो आगे रेफ़र कर दें। फेफड़े में पानी हो जाता है तो वो सुई के ज़रिए पानी निकालते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। माहौल साफ़ सुथरा रखें, नज़ले ज़ुकाम वाले लोगों से बच्चों को थोड़ा दूर रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं सेहत की बात मशरिक डिजिटल के साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी, बल्कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, क्योंकि 12 जो है नवंबर जो गुजर चुका है उस दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नमूनिया की बीमारी के ख़िलाफ़ आगाही का आलमी दिन मनाया गया। नमूनिया क्या है और बच्चों में इसकी शरह अमवात इसकी वजह से क्यों ज़्यादा होती है, और ओल्ड एज यानी कि बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें भी नमूनिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ जो आज की मेहमान शख्सियत मौजूद है, आपका मैं तारुफ़ कराता चलूँ कि आपका नाम है जी प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन और आप हैं जी प्रोफेसर ऑफ पीड्स मेडिसन। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये नमूनिया के जो बच्चे इनके पास आते हैं ये काफ़ी मशहूर हैं और इनका जो है क्लिनिक वो अंदरून शहर में है। इस वजह से अंदरून शहर में जो भी बच्चा बीमार होता है कमो बेश इनके पास तो लाजमी ही आता है। और इन्होंने एक अरसा तवील खिदमत सर अंजाम दी हैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर में, और इस हवाले से इनकी वहाँ पर भी बड़ी शोहरत रही और बड़ी मनंजा शख्सियत के हामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। बताएँ ज़रा सबसे पहले कि ये है क्या नमूनिया? नमूनिया जी जो लंग्स की ना सोजिश कहते हैं, या फेफड़ों की सोजिश। जैसे किसी जगह भी सोजिश हो जाए तो सोजिश के साथ कुछ असरात आते हैं। जैसे आप बाहर आपके अगर वो फिंसी निकला है वो भी एक सोजिश है, सुर्खी होगी, सोजन होगी, उसमें पीप सी पड़ जाएगी, उसका लॉस ऑफ फंक्शन होगा और पेन होगी। इसी तरह जब फेफड़ों में होती है ये सोजिश तो हमारी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त जब जरासीम एंटर होता है तो उससे लड़ने की कोशिश करता है। पहले तो जब जरासीम आता है, कुछ जरासीम हमारे जिस्म में भी रह रहे होते हैं, ठीक है, इन हारमोनी विद आवर बॉडी। लेकिन जब हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो तब हम पे वो हमलावर हो जाते हैं। और एंटर वो कैसे होते हैं हमारे जिस्म में? हमारे सांस लेने से, खांसने से, कुछ जो जरासीम है वो फोमाइड से यानी कि टच करने से वो हमारे जिस्म में जा सकते हैं, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए। तो वो जब सोजिश होगी, जब एक अकेला आदमी तो नहीं आपको कर सकता ना बीमारी, तो वो पहले जरासीम आके अपनी पूरी फ़ौज बनाते हैं। जब उनकी फ़ौज बन जाती है, जिस पीरियड में ये बनाते हैं फ़ौज, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें अपनी ये फ़ौज बना के फिर ये डिज़ीज़ करते हैं। फिर इसमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे कि जब ये सोजिश होगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, बच्चों की सांस की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी। अमूमन जो बच्चों में सांस की रफ़्तार की काफ़ी अहमियत है। हम पैदाइश से लेकर 2 माह तक सांस की रफ़्तार को 60 नॉर्मल लेते हैं। 60 से जब बढ़ जाएगी तो उसे हम फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। 2 माह से लेकर 1 साल तक 50 रफ़्तार नॉर्मल है और फिर 1 साल से 5 साल तक 40 रफ़्तार है। जब ये रफ़्तार बढ़ जाए तो फिर हमें ऐसे ही है, समझे जैसे आप आराम से चल रहे होते हैं तो आपको सांस नहीं चढ़ती, और जब दौड़ के आते हैं तो आपको सांस चढ़ती है। क्यों? आपके जिस्म को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी तरह हमारे फेफड़ों में जब सोजिश होती है तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस सोजिश के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जरासीम के साथ जिस्म के पहले न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट, सारे सेल्स जितने हैं, टी सेल्स, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो उससे लड़ाई करते हैं। और जैसे अगर बीमारी का ज़ोर ज़्यादा होगा तो वो ढेर कर लेंगे, इसमें पीप बनेगी, सांस की नालियाँ जिसमें कि उसके जो सबसे छोटे खली होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलर सैक्स, वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, और जिस्म में बाहर से ऑक्सीजन आएगी, जैसे मैं और आप भी ले रहे हैं इस वक्त सांस 21% जो एटमॉस्फेयर में है, और जिस्म में, सारे जिस्म में जब वो इस्तेमाल हो जाती है ऑक्सीजन
तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। वो खून के ज़रिए ट्रैवल करता हुआ ब्लड में के ज़रिए आता है फेफड़ों में, जहाँ फेफड़ों और खून की जो वहाँ पर नालियाँ उनमें एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन खून के ज़रिए चले जाती है बाकी जिस्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आती है, जो कि हम सांस जब बाहर निकालते हैं वो बाहर निकल जाती है। इस तरह जिस्म खुशहाल रहता है। लेकिन जब इससे सोजिश होगी तो फिर इसका काम बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसमें फिर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे खलिए जो इस लड़ाई में शरीक होते हैं उनकी सोजिश है, जैसे मैंने कहा पीप है, उनमें थोड़ी सी एक्सचेंज नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है वो खलिए काम में नहीं लेंगे, वो हिस्सा थोड़ा सा नकारा हो जाएगा। और आगे नमूनिया की आगे किस्म होती है, क्योंकि अगर तो वो एक लंग का ख़ास हिस्सा है तो उसे लोबार नमूनिया कहते हैं। ठीक है। और अगर दोनों फेफड़ों में आ जाए तो उसे ब्रोंको नमूनिया कहते हैं, जिसे आम जुबान में लोग डबल नमूनिया कहते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में लंग्स के ये नमूनिया हो रहा है, उसके ऊपर वाले हिस्से में, दरमियाने हिस्से में, या नीचे वाले हिस्से में, या पूरी लंग को इन्वॉल्व करता है। तो जैसे ही ये नमूनिया की अलामतें आएंगी, उसमें सांस की रफ्तार का तेज़ होना, जैसे मैंने आपको नॉर्मल रफ्तार बताई है, फिर उसके साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप नॉर्मल चलते हैं तो आपको सांस नहीं चढ़ती, जब ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा ऑक्सीजन पूरा करने के लिए तो आपकी जो पसलियाँ चलती हैं, ठीक है, फिर आपके नथने चलेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रेकियल टग बोलते हैं, बच्चा सांस लेगा तेज़ तेज़, उसके नथने भी फूलेंगे ताकि वो ज़्यादा काम कर रहा है और उससे उसने ऑक्सीजन भी लेनी है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालनी है। ठीक है। इसके साथ साथ उसको बुखार होगा, सोजिश की पहले अलामत जैसे मैंने बताई थी, बुखार भी होगा, इसके साथ तेज़ बुखार होता है। फिर जैसे जैसे बच्चे की कंडीशन डिटीरिएट होती है, उसका सांस ज़्यादा ख़राब होगा, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिसके लिए फिर हम उसे ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। और जो जरासीम है उनके लिए फिर जरासीम मारने वाली दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। और ज़्यादातर आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ज़्यादातर नमूनियाज जो है वायरसेस करती हैं। ठीक है। वायरसेस करती हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, जैसे सर्दियों में उनकी पनपने की ज़्यादा कंड्यूसिव कंडीशन है, सर्दियों में ठंडे मौसम में वो ज़्यादा होती हैं। फिर आपको पता है सर्दियों में हम जैसे एक कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं कोजी होने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी जैसे जब खांसेंगे सांस लेंगे तो एक से दूसरे की तरफ जरासीम ट्रांसफर हो जाएंगे और उसको भी हो जाएगी। जिसकी कुव्वत मुख्ताफियत कम होगी वो पकड़ा जाएगा। जो नॉर्मल निज़ाम है जिस्म का, जो कुदरत ने बनाया है कि वो जरासीम आते हैं, जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं, वहाँ उनकी लड़ाई होती है, फिर वो जैसे हमारा जिस्म अगर तवाना है तो वो जरासीम फारग हो जाते हैं और वो डिज़ीज़ हमें नहीं होती। या माइल्ड सिम्टम्स होंगे, थोड़े बहुत आपको बुखार की कैफियत होगी या थोड़ा सा जिस्म में थकावट होगी, जिससे वायरसेस में होता है। लेकिन वायरसेस भी वैसे ही नमूनिया करती हैं, सांस की रफ्तार तेज़ होगी, बुखार होगा, और उसमें यही अजाफी मसल्स जो हैं, एसेसरी मसल्स, फेफड़े के नीचे जो है सब कॉस्टल रिसेक्शन जिसे कहते हैं, पसलियाँ चलना और पेट का चलना, ये नथने का चलना, ठीक है, जब बहुत शदीद होगा तो फिर इंसान की वो दिमाग पे असर करेगा, क्योंकि निडाल होना शुरू हो जाएगा वो। जी, क्योंकि सबसे हमारे जिस्म में सेंसिटिव ऑर्गन ब्रेन है। ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए पैदाइश पे जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं उन्हें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे, वरना अगर 90 सेकंड या 2 मिनट तक उसको ऑक्सीजन ना मिले तो उसके असरात उसके दिमाग पर होते हैं जो सारी उम्र तक रहते हैं। अब रहेगी जो नमूनिया की बात आप कर रहे हैं कि जो वायरल नमूनिया है, मोस्टली वायरसेस को तो ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। जैसे आपने देखा कि बहुत शदीद दुनिया में वबा आई थी कोविड की, और कोविड की ज़्यादा अमवात नमूनिया की वजह से जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें फिर हमें सपोर्टिव काम ज़्यादा लेना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों ने दवाइयाँ आजमाई एक्सपेरिमेंटल तौर पे, लेकिन वो इतना कारामद नहीं थी। उसे हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना पड़ता है, क्योंकि फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपको मैंने बताया गैस एक्सचेंज हो रही है, और अगर नहीं होगा तो फिर हमें उसको असिस्ट करना पड़ता है दूसरे तरीक़ों से, जैसे हमने ऑक्सीजन के मास्क के ज़रिए दे दी, या आपने CPAP के ज़रिए दे दी, या मशीन के ज़रिए दे दी। और आखिरी स्टेज पे जब फेफड़े इतना काम नहीं कर सकते तो जिसे हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं, नॉर्मली हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास मकदार में रहते हैं।
अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, 60 से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, ऑक्सीजन की मिकदार 100 से कम, जैसे 91% तक नॉर्मल लेते हैं जी जी, जैसे आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, तो वो अगर कम हो जाए तो उसे हम रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं टाइप 2। उस सूरत में फिर हमें उसे असिस्ट करना पड़ता है। इन सारी जो मैंने आपको बताया तरीक़ों से ऑक्सीजन देना, जैसे कि वेंटिलेटर पे चला जाता है वो, जी वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, लेकिन कोशिश होती है ज़्यादा। उसके अलावा जैसे CPAP है, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो भी मशीन के ज़रिए हाथ में पकड़ के करते रहते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ मॉडिफाइड तरीके से करते हैं। असल तरीका तो ये है कि उसमें पूरी ऑक्सीजन जानी चाहिए, ऑक्सीजन ब्लेंडर होना चाहिए, सैचुरेटर होना चाहिए, प्लस वो ऑक्सीजन की मिकदार जो है फेफड़ों तक पहुंचा दे। अब इसमें ये है कि दूसरा जो नमूनिया हो रहा है वो बैक्टीरिया से हो रहा है। वो खतरनाक है जी। बैक्टीरिया जो होते हैं वो वैसे तो वायरसेस भी सारा कुछ वही कर सकती हैं, लेकिन उसकी शिद्दत बैक्टीरिया की ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है जो पैदा होता है नौज़ायदा, उसके और किस्म के जरासीम होते हैं जो उसे नमूनिया कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे को माँ के जेनिटल ट्रैक्ट से आते हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस उसे कहते हैं नमूनिया, फिर इकोलाई, क्लेब्सियला, स्टेफिलोकोकस, और फिर दो माह से ऊपर फिर हमारा नीमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ये स्टेफिलोकोकस। फिर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें माइकोप्लाज्मा नमूनिया आ जाता है। और डिफरेंट अगर पेशेंट की कुव्वत मुदाफ़त, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कुदरती तौर पे हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जैसे B सेल T सेल की डेफिशिएंसी या कंबाइंड डेफिशिएंसी। जो भी लड़ने वाले हमारे फौजी हैं वो जो कमज़ोर होंगे किसी फॉर्म में भी, ठीक है ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी है, तो अगर उनकी ख़राबी हो फिर हमें बीमारी का ज़्यादा शदीद हमला होगा और लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त हमें कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा आपने कम्प्लेक्स बता दिया ना कि ये वायरसेस भी और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस, यानी कि मुख्तलिफ नमूनिया के शक्लें, बैक्टीरियल वो भी मुख्तलिफ और वो भी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें। अब ये बताइएगा कि कैसे एक डॉक्टर तयन करता है कि इसके कौन से फेफड़े में नमूनिया हुआ है और फेफड़े की कौन सी जगह पर हुआ है? ऐसा है कि जैसे मैंने बताया सबसे पहली लामतें, तो अब दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम बनाया, हमारे मुल्क में भी उन्होंने बोलते हैं IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस। ठीक है, वो यानी कि उसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। जैसे मैंने आपको अलामत बताई थी कि एक सांस की रफ्तार है, अगर सिर्फ सांस की रफ्तार ही हम पे लेंगे तो उस पर हम लेबल कर देते हैं नमूनिया, जो आम कॉमन मैन के लिए। और उसमें अगर और अलामतें भी आ जाएँ, साथ बुखार हो रहा है, साथ जैसे वीज़ आ रही है, ठीक है ना, जैसे दमे में होती है, या फिर आपकी उसमें सांस का में नाली में आवाज़ आना, स्ट्राइडर बोलते हैं उसे, अगर वो आना शुरू हो जाए तो ये बुरी अलामतें हैं। छोटे बच्चों में जैसे हम वेरी सीवियर डिजीज़ की अलामतें होते हैं, उसमें ये होता है कि आप पूछते हैं माँ से 3 बातें और 2 देखते हैं। पूछते ये हैं क्या बच्चा जो भी खा रहा है उल्टी कर रहा है, हर चीज़, ये नहीं कि आपने कुछ खा लिया तो कुछ नहीं, वो बच्चा खाने की हर चीज़, दूध को या पीने की भी चीज़ को उल्टी कर रहा है। दूसरा जो है वो कुछ भी नहीं खा पी रहा, ठीक है। तीसरी चीज़ उसको अगर झटके लगे। ये 3 अलामतें हम पूछते हैं। और जैसे हम कहते हैं वॉमिट्स एवरीथिंग, नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड एंड कन्वर्जेंस। और 2 अलामतें जो देखते हैं उसमें ये है कि क्या बच्चा लेथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, गनूदगी में है कि नींद बेहोशी की हालत में। और अगली अलामत है कि उसको झटके भी पड़ रहे हैं। अगर ये अलामतें कोई आ जाएँ तो किसी जगह भी देखें, ये अब हम तो आज लाहौर में बैठे हैं या टीचिंग अस्पताल में या टर्शरी केयर अस्पताल में जहाँ सब सहूलत है, तो ये अगर आप गांव में भी बैठे हैं, अगर बच्चों में ये अलामतें देखें तो उसमें जो अब वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर है उसको पहली डोज एंटीबायोटिक की दे के रेफ़र कर देगा अगले हेल्थ सेंटर में, ताकि वहाँ पे जाके उसका मामला क्लियर हो जाए। वो फिर आगे उसको देखेंगे, बाकी चीज़ें हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखेंगे, अगर उसकी 91 से नीचे है, प्लस एक्सरे करेंगे। पहली बात तो मुआयना करेंगे, जब उसकी सांस की नाली को स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे तो नॉर्मल जो आपकी स्टेथोस्कोप से हमारा नॉर्मल सांस है वो उसे नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीदिंग कहते हैं जैसे हम, लेकिन इसमें एडिशनल साउंड आने शुरू हो जाएंगे, या क्रेपिटेशन जिसे कहते हैं ना, वो अगर फेफड़ों में पानी होगा तो उसकी आवाज़ आएगी, या सांस की नाली में रुकावट होगी तो जैसे दमे में होता है रोंका आएंगे, ठीक है। तो ये उसकी अलामतें तो उसकी देखी जाएंगी जो है स्टेथोस्कोप से। फिर उसके बाद कुछ उसकी तशखीस के लिए टेस्ट किए जाएंगे,
जैसे हम CBC कराएंगे, CRP कराएंगे, ये बढ़ जाएंगी सोजिश की वजह से, जिसमें कि जो खून के सलिए जो खौलिए नॉर्मल होते हैं, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट उसकी रेंज होती है 4 से 11,000, यहाँ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे 15,000 20,000, यहाँ वो बहुत नीचे गिर जाएंगे अगर कुव्वत मुदाफ़अत कम है, नीचे भी जाएंगे तब भी मसला, तब भी डेंजर से चार्ज। जी, फिर उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाकई बीमारी की अलामत है शिद्दत। 80-90% नॉर्मली वो 50-55% होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने बड़ा लंबा एक बता दिया, बड़ा मुफस्सल आपने गुफ्तगू की, लेकिन वैक्सीन तो एक ही है न्यूमोकोकल, तो ये जरासीम मुझे लगता है सैकड़ों हैं। नहीं, जो ज़्यादा जो है ना बीमारी कर रहा है, जैसे मैंने कहा न्यूमोकोकल, वो ज़्यादा बच्चों में 5 साल से नीचे बच्चों में ज़्यादा शरह अमवात न्यूमोकोकल की वजह से है। और दूसरा भी एक जरासीम है जिसके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन है, वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, HIV जिसे कहते हैं। हमारी जो नज़ला जुकाम, नज़ला जुकाम वाला नहीं है जी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ठीक है, वो नज़ला जुकाम में वायरसेस ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन ये भी नज़ला जुकाम से ही शुरू होता है। और ये जो आपके जब 5 टीके इकट्ठे लगते हैं, जिसे हम पेंटावेलेंट कहते हैं, 6 हफ्ते पे, तो उनमें 5 जो टीके हैं उसमें डिफ्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, उसमें हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B का होता है। ये 6ठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते लगता है। उसके साथ नीमोकोकल भी लगता है, ये दोनों लग रहे होते हैं। ये जो नीमोकोकल और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, खाली ये आपको नमूनिया नहीं करते, ये गर्दन तोड़ बुखार भी करते हैं, यानी कि बढ़ जाता है काम आगे। जी, इसकी जब किसी और जगह दिमाग में चले जाएंगे ये खून के जरिए, तो वहाँ मेनिंजाइटिस कर देंगे ये, तो गर्दन तोड़ बुखार भी यही जरासीम करते हैं, तो ये खाली उससे नहीं बचाते। तीसरा जरासीम हमारा जो पैदाइश पे हम टीका लगाते हैं, वो BCG का, वो TB से बचाव के लिए। ठीक है, उससे नमूनिया से भी प्रोटेक्शन होती है, प्लस TB दिमाग की गर्दन तोड़ बुखार से भी। और डॉक्टर साहब, ये आपसे बात चल रही है, लेकिन वक्त मैं देख रहा हूँ कि वक्त हमारा बड़ा कम रह गया, तो अब चलते चलते नाजरीन जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अगाई के हवाले से? अगाई में 2-3 चीज़ें, पहले तो हमें इसकी सिर्फ अगर आप इजाज़त दें तो इसकी पेचीदगियाँ हमें पता होना चाहिए कि जो नमूनिया खाली है, वो तो आप एंटीबायोटिक, अगर मौजू एंटीबायोटिक है वो देंगे तो उससे बेहतर हो जाएगी। इसीलिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, CBC, CRP, ब्लड कल्चर करवाते हैं, और अगर बड़ा बच्चा है वो बलगम निकाल सकता है तो उसका टेस्ट करवाते हैं, या थ्रोट स्वैब कराते हैं जैसे कोविड में करते थे वायरसेस के लिए। तो अगर तो स्पूटम आ रहा है तो उसमें वो कराते हैं। तो हमें ब्लड कल्चर या स्पूटम कल्चर गाइड करता है कि ये कौन सा जरासीम है और कौन सी दवाई इस पे करामद है। हम तजर्बे की बिना पे जो दवाइयाँ करामद है वो स्टार्ट कर देते हैं, सपोर्टिव ऑक्सीजन देते हैं, अगर बच्चा खा पी नहीं रहा तो उसे ड्रिप लगा देते हैं, उसके टेस्टों के हिसाब से उसकी अगर ABGs ख़राब है तो ABGs को हम स्टेबलाइज करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। तो इसकी पेचीदगियाँ में सबसे ज़्यादा जो है वो लंग एब्सेस है। ठीक है जी। और फेफड़ों के बाहर वाली झिल्ली में जो है, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें भी इकट्ठा हो जाना फ्लूइड का, प्लूरोफ्यूजन है। फिर जो फेफड़े का सुकड़ जाना, नीमोथोरेक्स है, रेस्पिरेटरी फेलियर है। और फिर यही जरासीम खून के जरिए जिस्म के बाकी हिस्सों को जाकर मुतासर कर सकते हैं, आपके जोड़ों में कर सकते हैं, आपके जो है खून के जरिए डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके ये बीमारी लगा सकते हैं। तो पहले तो हमें पेचीदगियों का पता होना चाहिए, अगर पेचीदगी है तो फिर डिजीज़ का आउटकम भी कम होगा। और इससे जो आगाही के लिए मैं यही कहूँगा कि वालिदैन जब अपने बच्चों में देखें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नॉर्मली तो हम उसे वायरल लेते हैं, लेकिन अगर उसकी रफ्तार तेज़ हो जाए, ठीक है, उसकी कमीज़ उठा कर देखें। हमने अक्सर थोड़ा सा हो तो हम और कपड़े पहना देते हैं, स्वेटर पहना देते हैं, गर्म हो जाएगा जी, तो गर्मी का उससे ताल्लुक नहीं, गर्मी से बल्कि उसका बुखार और बढ़ जाएगा। तो हम उसके कपड़े हल्के करने हैं और कमीज़ उठा के उसका काउंट करें 1 मिनट में, जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी रेट, अगर वो हम देखते हैं कि नॉर्मल लिमिट में है तो हमें थोड़ी तसल्ली होती। फिर मैंने जैसे दूसरी लामत बताई थी कि उसके जो पसलियाँ चलना, नथने चलना और खाना पीना ना होना, ठीक है, झटके लग जाना, तो ये शदीद बीमारी की लामत है। जब भी ऐसी सूरत हो तो फौरी डॉक्टर करीबी से, और अगर आपके कोई बेहतर फैसिलिटी है हेल्थ की है तो वहाँ जाएं, ताकि वो फिर आपका काम तो ख़त्म हो गया, आप तो डॉक्टर या अस्पताल तक जा सकते हैं। फिर उनका काम है वो तशख़ीस करें, और फिर बीमारी पे डिपेंड करता है। अगर बीमारी इनिशियली आप जो काबू में आ जाती है तो बेहतर हो जाएगा पेशेंट, और कई दफ़ा अगर वो बेहतर नहीं होती तो फिर हम एंटीबायोटिक्स बदलते हैं या कल्चर की रिपोर्ट्स देखते हैं या पेचीदगियों के हिसाब से फिर देखते हैं। अगर फेफड़े में पानी हो जाता है तो वो सुई के ज़रिए पानी निकालते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं,
ठीक है। इसी तरह अगर सारा एग्जामिन करते हैं क्या जी लंग एब्सेस हो जाए तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा दिन के लिए दवाई देनी पड़ती है। ऐसे नीमोथोरेक्स हो जाए तो उसमें भी नीडल डाल के फेफड़े को फैलाना है ज़रूरी। तो ये सारी रेस्पिरेटरी फेलियर है तो फिर हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है बिल्कुल, और इसलिए बीमारी भी उनको शदीद होती है। तो इसीलिए हम जो वैक्सीनेशन है उनकी अर्ली शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो वैक्सीन है उससे पहले माँ के खून के जरिए भी उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज आती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और जितनी देर वैक्सीन तो पहली वैक्सीन तो माँ का दूध ही है ना जी, जो उसको प्रोटेक्ट करेगी हर चीज़ से। और वैसे भी जो प्लेसेंटा के थ्रू माँ जब माँ के पेट में होता है तो तब भी ये बहुत सारी एंटीबॉडीज उसको क्रॉस करती हैं और उसको प्रोटेक्शन देती हैं। और फिर इसी तरह जैसे खसरे की जो 9 माह तक प्रोटेक्शन है तो इसलिए हम उसको 9 माह पे लगाते हैं। उसको हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि खसरा भी तो बहुत शदीद है, उससे भी वबात होती हैं, नमोनिया भी होता है। तो वो डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई वबा फैल जाए फिर वो हमारी जो कमेटी एक्सपर्ट्स की होती है वो बैठती है जी, वो कहती हैं कि बच्चों का रिकमेंडेशन है। टाइम जब खसरा फैल गया था बहुत ज़्यादा, तो हालांकि इंटरनेशनली नहीं था, तो यहाँ उन्होंने कहा जी इस बच्चों को 6 महीने से आगे वैक्सीनेट करेंगे। वो छोटे बच्चे तो अनप्रोटेक्टेड थे। बिल्कुल सही। तो इसी तरह वो मॉडिफाई आप करते हैं। आगाही यही है कि आप माहौल साफ़ सुथरा रखें, नज़ले ज़ुकाम वाले लोगों से बच्चों को तरह दूर रखें, और उसकी जो है होममेड रेमेडीज़ है, जैसे आप हॉट फ्लूइड्स हैं, यखनी है, ग्रीन टी है, कावा है, शहद है, और रेस्ट दें। वायरसेस को भी केसेस में रेस्ट की ज़रूरत है, पैनाडोल दें, और अपने डॉक्टर को आप उनसे एडवाइस लें, ताकि वो उनका काम है तशख़ीस करना, और उनका काम है तशख़ीस भी करना और आगे भी आपकी रहनुमाई करना कि अगर वो इलाज कर सकते हैं, नहीं तो आगे रेफ़र कर दें बेहतर फैसिलिटी में जहाँ बच्चा जल्द सही हो सके। जी हाँ, जल्द इलाज हो। प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू जो है ना नमूनिया का मौजू पर आपने की। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सर कदीर को सेहत की बात मशरिक डिजिटल से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।